Hello students, I am Shadwas. Welcome to our YouTube channel Friend Science Clubs. Today we will discuss about bioenergetics chapter number 11. चैप्टर नंबर 11 के टॉपिक बायोएनर्जेटिक्स हम डिस्कस करते हैं। बायोएनर्जेटिक्स क्या होता है, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। इट इज अ स्टडी क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग सिस्टम। मतलब वो सिस्टम जिसके अंदर एनर्जी कन्वर्जन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। मतलब सनलाइट से एनर्जी ट्रांसफर होकर जाती है जो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, जो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए और अपने फंक्शन के लिए। अगर हम बात करते हैं, हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब कैसे सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो इस टॉपिक को हम कुछ इस तरीके से डिस्कस करते हैं, क्योंकि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद है उन ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, अपने फंक्शन, अपने काम परफॉर्म करने के लिए, मतलब अपने काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी जो है वो, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास प्लेनेट है जिसे हम नाम देते हैं अर्थ प्लेनेट जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्राइव किया जा रहा है सोलर एनर्जी से या सनलाइट से। जबकि तमाम ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली सोलर एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सोलर एनर्जी को पहले कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। अब उस केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस अकर होता है, प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट सनलाइट को कैप्चर करेगा, कैप्चर करने के बाद इसको कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी के अंदर। तो आप कह सकते हैं जो सोलर एनर्जी है वो डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं की जा सकती, ना कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसको प्लांट कैप्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। तो उसके बाद देखते हैं हम, हमारे पास जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में मौजूद है उन पूरे ऑर्गेनिज्म को ड्राइव करने के लिए, मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी जो प्रोवाइड की जा रही है वो क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की शक्ल में प्रोवाइड करते हैं। दूसरे नंबर पे हम ये भी कह सकते हैं ऑल लाइफ ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, मतलब तमाम की तमाम लाइफ जो अर्थ प्लेनेट के ऊपर मौजूद है वो एनर्जी के लिए डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, सन के ऊपर, मतलब सोलर एनर्जी के ऊपर। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं कि तमाम लाइफ इस प्लेनेट के ऊपर अगर डिपेंड करती है, तमाम की तमाम लाइफ अगर चल रही है वो चल रही है ड्यू टू प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। प्लांट्स तमाम के तमाम जो है वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। तो उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अर्लियर लाइफ के अंदर जो है वो मैकेनिज्म था, रेस्पिरेशन का कोई इतना ज्यादा कंसेप्ट नहीं था। जैसे ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, विद द इमर्जेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो फ्री अमाउंट में ऑक्सीजन थी वो रिलीज होना, एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे जैसे ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होना शुरू हुई, जमा होना शुरू हुई एनवायरनमेंट के अंदर, वैसे ही जो है वो रेस्पिरेशन के लिए, मतलब रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो वो जो एनर्जी थी, मतलब जो आप कह सकते हैं जो सोलर एनर्जी थी, वो जब केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुई तो वो एटीपी बनाना शुरू होगी। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास एटीपी है, एटीपी इज अ लिंक बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मतलब एटीपी जो है वो लिंक है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के दरमियान। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या होते हैं। अगर हम बात करते हैं एनाबॉलिज्म की, एनाबॉलिज्म हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे हम नाम देते हैं एनाब। जो कैटाबॉलिज्म को, कैटाबॉलिज्म जैसा कि नाम से शो हो रहा है कि हमारे पास जो है वो केटाइन बनेंगे। केटाइन में मतलब जो है वो चीजें मुनफरिद, मतलब ब्रेक डाउन होने के बाद छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कैटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस इन व्हिच larger things break down into smaller things known as catabolism। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास कैटाबॉलिज्म की रेस्पिरेशन है, जबकि एनाबॉलिज्म की एग्जांपल हमारे पास जो है फोटोसिंथेसिस है। उसके बाद हमारे पास देखिए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड लिविंग, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर अगर हम बात करते हैं कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, जैसे कि हम अबाउट जो है डिस्कस कर चुके हैं कि सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो हमारे पास जो प्लांट्स के अंदर मौजूद, मतलब जो बायोएनर्जेटिक्स है, या आप ये कह सकते हैं जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है, मेन अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को केमिकल एनर्जी के अंदर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट।
मतलब क्लोरोप्लास्ट इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, कैप्चर करेंगे, या आप ये कह सकते हैं जो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद पिगमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट्स और अदर पिगमेंट्स जो लाइट को कैप्चर करेंगे और कैप्चर करने के बाद केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो एनर्जी ट्रांसफर होगी लिविंग इकोसिस्टम के अंदर या लिविंग मतलब सिस्टम के अंदर। तो उसके बाद हम प्रोसेस डिस्कस करते हैं जो हमारे पास है। फर्स्ट वन प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, जो बायोएनर्जेटिक्स का मतलब एक प्रोसेस है। तो हम सबसे पहले देखते हैं फोटोसिंथेसिस। इसको हम सिंपल से भी डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल डिफाइन करने के लिए क्या है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सनलाइट एंड बाय विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो दूसरे नंबर पे हम इसको ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास है इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच एनर्जी फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर रिड्यूस्ड इनटू एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट by using the light energy that is absorbed and converted into chemical energy by chlorophyll and other photosynthetic pigments। मतलब प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जिन्हें हम नाम देते हैं क्लोरोफिल या अदर हम जो है एक्सेसरी पिगमेंट्स का नाम भी देते हैं। तो वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं, सनलाइट को कैप्चर करने के बाद कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर, जिसमें हम कह सकते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में होती है। पहले जो है वो एनर्जी पोर होते हैं, मतलब एनर्जी उनमें नहीं होती। सिंपल से आप कह सकते हैं कि उनमें जो है वो बिल्कुल ही वीक होते हैं एनर्जी के हवाले से। बाद में जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो एनर्जी चेंज हो जाती है, वो एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं जैसे कि शुगर वगैरह। तो हमारे पास जो है इस पूरे प्रोसेस की मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की इक्वेशन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास जो है C6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल की मौजूदगी में मतलब सनलाइट कैप्चर होगी, कैप्चर होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लूकोज बना लेंगे C6H12O6 प्लस बनेगा 6O2, यहाँ पर मतलब ऑक्सीजन बनेगी, प्लस बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास जो है वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। मतलब अब कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल मिले आपस में तो वो क्या बन गया, लार्ज मॉलिक्यूल बना दें। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे कार्बन और हाइड्रोजन के, जबकि उन्होंने जो है वो बना लिया कार्बोहाइड्रेट से ऑर्गेनिक कंपाउंड जिन्हें हम नाम दे रहे हैं ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज जो है वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी मौजूद होती है। इस तरह हमारे पास स्टूडेंट्स ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। तो नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो है वो आ जाते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन में नजर आ रहा है कि हमारे पास जो है इक्वेशन की हम अगर बात करते हैं कि हमारे पास जो राइट साइड है उसमें हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं और जो इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक रिएक्टेंट के तौर पर काम कर रही है, वाटर भी रिएक्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं हमारे पास जो ग्लूकोज है और उसके बाद ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर प्रोडक्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस के, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो प्रोडक्ट है। जबकि यहाँ पर जो है वो वाटर को भी यहाँ पर भी मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास जो है क्या है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये वाटर मॉलिक्यूल कुछ इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट के तौर पर भी काम कर रहा था और कुछ इक्वेशन के अंदर जो है वो प्रोडक्ट के तौर पर भी काम कर रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको मेंशन नहीं करते। तो ये हमारे पास जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस के। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट उसमें आ जाता है, अगर हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो है कुछ इक्वेशन इस तरीके से आ जाती है कि वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से हम कट कर देते हैं, बाकी जो हमारे पास इक्वेशन बचती है वो हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट सब हेडिंग ये कहा जाती है फोटोसिंथेसिस इज अपोजिट टू एरोबिक रेस्पिरेशन। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं हमारे पास जो है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी जो है वो सिंथेसाइज, मतलब कह सकते हैं हमारे पास जो है सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी के अंदर। जबकि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो आप कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा होता है, मतलब रेस्पायर कर रहा होता है, सांस ले रहा होता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिलेशनशिप ऑफ फोटोसिंथेसिस विद रेस्पिरेशन, मतलब फोटोसिंथेसिस का रेस्पिरेशन के साथ क्या ताल्लुक है, मतलब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस आपस में कैसे एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो रेस्पिरेशन की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और रेस्पिरेशन जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे दूसरा जो डिफरेंस भी कह सकते हैं हमारे पास वो है रेस्पिरेशन अक्कर होता है डे और नाइट टाइम, मतलब दोनों टाइम, या आप ये कह सकते हैं ऑल टाइम अक्कर हो रहे थे रेस्पिरेशन।
जबकि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में अकर होता है, जबकि नाइट टाइम में अकर नहीं होता। अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास रेस्पिरेशन की, हम मजीद डिटेल बात कर रहे हैं कि हमारे पास रेस्पिरेशन डे और नाइट टाइम में कर रहा है। डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है, जिसकी वजह से जो है वो फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके ग्लूकोज मतलब तैयार कर रहे हैं। जबकि नाइट टाइम में बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, जो प्लांट्स होते हैं रेस्पायर करते हुए वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, मतलब ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपनसेशन पॉइंट। यहाँ पर अगर हम कंपनसेशन पॉइंट की बात करते हैं, कंपनसेशन पॉइंट कैसे है? सुबह जैसे कि स्टूडेंट्स आप देखते हैं सुबह या शाम में लाइट बिल्कुल कम होती है, अर्ली मॉर्निंग और मतलब आप कह सकते हैं लेट मतलब जो है वो डे में बिल्कुल जो हमारे पास लाइट है वो कम होती है, लाइट इंटेंसिटी कम होती है। लाइट इंटेंसिटी कम होने की वजह से वहां पर जो है कोई भी गैसेस एक्सचेंज अक्कर नहीं हो रही इन्वायरमेंट और प्लांट्स के दरमियान। तो वो पॉइंट्स जिनके अंदर प्लांट्स और इन्वायरमेंट के दरमियान ऑक्सीजन कोई भी मतलब गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रखा होता, उस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं कंपनसेशन पॉइंट। तो हम यहाँ पर इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग डॉन एंड डस्क फॉर शॉर्ट पीरियड there is no net exchange of gases occur between plants and their environments. That's point known as compensation point. That point occurs early in morning, मतलब अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं आप। और उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है वो डस्क, ये हमने बात की डॉन के, और मतलब जो हमारे पास जो है अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह के टाइम और जो है नाइट मतलब जो है सूरज आप कह सकते हैं ग्रूप होने से पहले का जो वक्त होता है जहां पर लाइट इंटेंसिटी कम होती है, वो जो पॉइंट है उन्हें हम मान दे रहे हैं कंपनसेशन पॉइंट। उसके बाद हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब फोटोसिंथेसिस के नतीजे में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, कैसे गैस एक्सचेंज होती है। जैसे ही लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, मतलब अर्ली मॉर्निंग के बाद जैसे ही जो है दिन का आगाज होता है, लाइट इंक्रीज होती जाती है, सूरज की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही होती है, वैसे जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब रेस्पिरेशन भी साथ साथ इंक्रीज होती जा रही है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इंक्रीज होता जा रहा है। जिसके नतीजे में क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब आप कह सकते हैं रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार प्रोड्यूस होगी, मगर वो इतनी प्रोड्यूस नहीं होगी जो फोटोसिंथेसिस को पूरा कर सके। डे टाइम में मतलब जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बढ़ता जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस होगी जो अक्यूमुलेट होती जाएगी इन्वायरमेंट के अंदर, जबकि रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो कम होगी। तो इसके नतीजे में हम कह सकते हैं जो नेट एक्सचेंज एनवायरमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरी कर रहा होता है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस का रिलेशनशिप है विद रेस्पिरेशन। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सोर्सेज ऑफ फोटो मतलब जो हाइड्रोजन आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के सोर्सेज क्या है, या आप ये कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है हमारे पास यहाँ पर उसके सोर्सेज क्या क्या है। तो ये हम जो है डिस्कस करते हैं अभी स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे वाटर एंड फोटोसिंथेसिस, मतलब वाटर का फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या किरदार है, या हम कह सकते हैं क्या फोटोसिंथेसिस वाटर के बगैर कर हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि स्टूडेंट्स जो साइंटिस्ट थे बायोलॉजिस्ट थे उनका मुख्तलिफ किस्म की राय थी, वो ये कहते थे कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है वो कार्बन, कुछ ये कहते थे कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज होती है, कुछ ये कहते थे जो ऑक्सीजन है वो वाटर से रिलीज होती है। तो ये कश्मकश थी, मतलब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फ्रॉम वाटर एंड is an important source of atmospheric oxygen, मतलब ऑक्सीजन जो है जो वाटर से रिलीज होती है, रिलीज होने के बाद एटमॉस्फेयर के अंदर जमा होती जाती है जो एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कुछ साइंटिस्ट ये सोचते थे, कुछ ये कहते थे कि नहीं ये ऐसा नहीं होता, जो ऑक्सीजन है वो वाटर से नहीं आती बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। और उसके बाद देखें ये जो ऑक्सीजन मतलब रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस के अंदर, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो प्रोडक्ट बन रही थी एक तो ग्लूकोज बन रही होती है, ग्लूकोज के साथ साथ जो दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो बनती है O2 मतलब ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्रोड्यूस होने के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, मतलब ऑर्गेनिज्म जो है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी हासिल होती है जो अपने मतलब फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने आप को जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है। मतलब अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस ना हो तो ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव ना कर सके, रेस्पायर ना कर सके।
तो ये कुछ मतलब टॉपिक इस हवाले से, इसको जो है वो अप्रूव करने के लिए कि आया जो ऑक्सीजन है उसका सोर्स वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है। 1930 के अंदर एक साइंटिस्ट वैन नील ने एक हाइपोथेसिस दी थी, उसके मुताबिक उसने ये कहा कि हमारे पास जो है जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के नतीजे में अपनी खुराक को तैयार कर रहे होते हैं, वो उस वक्त वाटर को सप्लीट कर लेते हैं और एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने के नतीजे में अगर हम बात कर लेंगे हमारे पास H2O सप्लीट होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और उसके साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो है जो वैन नील था उसने यही एक्सप्लेन किया कि वाटर जो है वो सप्लीट होता है, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद वो बना देते हैं हाइड्रोजन भी रिलीज होती है और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसी चीज को उन्होंने एक्सप्लेन मतलब जो है नील ने एक्सप्लेन किया, हाइपोथेसिस दी। उसके बाद जो है कंफर्मेशन आ गई, कंफर्मेशन ऑफ वैन नील हाइपोथेसिस, मतलब जो वैन नील ने हाइपोथेसिस दी थी 1930 के अंदर, उसको प्रूव करने के लिए कि आया जो ऑक्सीजन है उसका सोर्स वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है। कुछ साइंटिस्ट थे जिसमें हमारे पास नाम दिए हुए सैमुअल रोगन एंड मार्टिन कमान, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंफर्मेशन की, मतलब जो कंफर्म किया वैन नील हाइपोथेसिस को कि कौन सी चीज जो है वो सोर्स है ऑक्सीजन का, आया वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड। तो उन्होंने जो है ये जो वैन नील ने हाइपोथेसिस दी थी ये अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसने दी थी जो बैक्टीरिया के ऊपर वो कर रहा था, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के ऊपर। उसके बाद वैन नील की हाइपोथेसिस को कंफर्म करने के लिए hypothesis that source of oxygen released during photosynthesis water not carbon dioxide was later confirmed by Samuel and Rogan and Martin Kaman in 1940 के अंदर। 1940 के अंदर जो उनको प्रूव कर दिया गया कि ये हाइपोथेसिस सही है कि वाटर का जो ऑक्सीजन का सोर्स है वाटर है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो उन्होंने सबसे पहले जो है ट्रेसर इस्तेमाल किया या आप ये कह सकते हैं आइसोटोप इस्तेमाल किया O18, जबकि नॉर्मल हम कह सकते हैं हमारे पास ऑक्सीजन जो है O16 होती है, मतलब 6 ये आइसोटोप इस्तेमाल किया बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर जो उन्होंने अपनी यानी कि लेबोरेटरी के अंदर बनाए। उन्होंने दो ग्रुप बनाए प्लांट्स के, उन दो ग्रुप को क्या क्या उन्होंने जो है प्रोवाइड किया। ग्रुप 1 की अगर हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर, ग्रीन प्लांट्स वर सप्लाइड विद H2O18 एंड CO2 नॉर्मल, मतलब CO2 नॉर्मल उन्होंने प्रोवाइड की जबकि H2O18 प्रोवाइड की। जबकि दूसरे ग्रुप के अंदर उन्होंने जो है CO218 और जबकि वाटर ने प्रोवाइड किया 2H2O, ये नॉर्मल था। जब रिजल्ट निकला, रिजल्ट के नतीजे में अगर यहाँ पर इक्वेशन की तरफ देखें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है O218, तो यहाँ पर उन्होंने ये प्रूव कर लिया कि जो ग्रुप 1 के प्लांट है मतलब उनके अंदर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है 18 वाली, जबकि हमारे पास जो है ग्रुप 2 के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही है O18 वाली। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या हुआ, रिजल्ट ये निकला कि जो प्लांट्स हैं ग्रुप 1 वाले उन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जो वाटर मतलब वाटर के अंदर मौजूद थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है जो ऑक्सीजन का सोर्स है वो वाटर है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि ग्रुप 2 के अंदर ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रही है वो नॉर्मल प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वाटर ऑक्सीजन का सोर्स है वाटर है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसको प्रूव किया गया। वो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन का सोर्स वाटर है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। इन नेक्स्ट मतलब कंक्लूजन के अंदर अगर हम बात करेंगे हमारे पास जो है कंक्लूजन यही कुछ, कंक्लूजन हमारे पास है अगर हम देखते हैं कि हमारे पास कंक्लूजन जो है वो ये कुछ है कि जो हमारे पास ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर जो आइसोटोप है वो 18 वाला है। तो इस तरह हम कह सकते हैं जबकि जो ग्रुप 2 है उनके अंदर जो नॉर्मल ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इनके कंक्लूजन में जो ऑक्सीजन का सोर्स है वो वाटर है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वाटर के नतीजे में O18 प्रोड्यूस हो रही है जबकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के नतीजे में वहां पर फिर भी जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है वो नॉर्मल वाली प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कंक्लूजन में वाटर ऑक्सीजन का सोर्स है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जबकि जो हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिलीज होता है वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन होने के, वो NAD के साथ मिलके वो बना लेते हैं NADPH, वो बना लेते हैं यहाँ पर NADPH। तो ये NADPH और ATP जो प्रोड्यूस होते हैं ये जो है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं। दीज प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर कंज्यूम्ड इन अ डार्क रिएक्शन एंड दैट प्रोड्यूस ATP, और ये ATP प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया फोटोसिंथेसिस के हवाले से, फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हवाले से, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास जो है वाटर किस मतलब जो फोटोसिंथेसिस वाटर के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है,
ओके, अल्लाह हाफिज।